Hello dear students, welcome to all of you on my YouTube channel। और आज हम लोग यहाँ पे क्लास 12 फिज़िक्स के अगले पार्ट के बारे में जानेंगे। जहाँ तक हम वीडियो को समाप्त किए थे, गॉस के थ्योरम को आगे लेके चलते हैं, इसके और अनुप्रयोगों को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग क्लास 12 का वीडियो लेके आए हैं। प्रॉब्लम्स थोड़ी सी थी, अगल बगल गांव के कोरोना का कहर इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि मामले आ जा रहे हैं अगल बगल में, जिसके कारण नए वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। चलिए फिर वापस आए हैं। आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, चाहे कोई भी चैनल हो यूट्यूब का। मैं ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से पढ़ें, कहीं से पढ़ें। आप किसी भी चैनल को उठा के आप यूट्यूब पर सर्च करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, अपने क्लास को कंटिन्यू रखिए, ठीक है, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस के प्रमेय को। थोड़ा सा पिछला जान लेते हैं कि कहाँ तक हम पढ़े थे, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध माने घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। ये गोला है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। यहाँ से r डिस्टेंस पर हमने कोई छोटा सा स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया है जिसका नाम है dA। अब इस dA पर इस q के कारण जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा? इस तल के परपेंडिकुलर लंबवत dA, वेक्टर dA। और जो E काम करेगा इस Q के कारण, वो भी इसी रेखा में काम करेगा, अर्थात E वेक्टर E भी उसी डायरेक्शन में काम करेगा। तो Q आवेश के कारण dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर निकालें तो d फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? dA cos थीटा। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए E dA cos थीटा जो होगा तो cos 0 अंश हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, उसको रखेंगे तो यहाँ 1 रखने पे 1 हो जाएगा, तो ई डी ए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ई डी ए हमने काटा, ऐसे ही ई डी ए यहाँ पे काट लें, यहाँ पे ई डी ए काट लें, यहाँ काट लें, बहुत सारे ई डी ए अगर हम काट लें, बहुत सारे क्षेत्रफल काट लें, तो सबको अगर हम सम करें तो पूरा फ्लक्स निकलेगा। सबको सम करें तो पूरा फ्लक्स निकलेगा। तो इसलिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, ई डी ए को। तो ई डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल जो एरिया निकलेगा वो ए होगा, कैपिटल ए, टोटल ए। ई कांस्टेंट है। अब एक चार्ज है तो इससे निश्चित मात्रा में तो विद्युत क्षेत्र लगाएगा वो, तो ये ए हो गया। ई की वैल्यू होती है 1/4πε/q/r², और इनटू ए गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4πr²। 4π से 4π, r² से r² खत्म, q/ε0। तो ये आ गया आपका गॉस के थ्योरम का प्रूफ। तो इतना है, हालांकि इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं होता, फिर भी इतनी चीजें हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर तब अगले की बात करते हैं। ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ तक तो हमने बातें पढ़ रखी थी पिछले लेक्चर में, ठीक है। आज हम इसके बाद आगे की बातों को पढ़ेंगे। मिटा दें इसे। चलिए आज हम इसके आगे की बातों को जानेंगे कि गॉस का प्रमेय का यूज कैसे किया जाएगा, ठीक है, और इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें, गॉस की प्रमेय की सीमाएं पढ़ेंगे। तो ये गॉस की प्रमेय कहाँ कहाँ लागू होती है, इसकी सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, तो हेडिंग कर लेंगे गॉस के प्रमेय की सीमाएं। पहला, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि वैद्युत फ्लक्स या किसी भी बंद पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उस क्षेत्र के या उस पृष्ठ के आकृति, ठीक है, और आकार पर निर्भर नहीं करता। देखो कैसे समझो।
क्या कहता है कि वैद्युत फ्लक्स किसी भी पृष्ठ के आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और एक छोटा सा गोला है, तो ये बताओ बच्चों कि फील लेते हैं, इसका फील समझिए बस। इससे जो फ्लक्स निकलेंगी वो ऐसे, आप जानते हैं प्लस क्यू चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ऐसे निकलेंगी, ठीक है, ऐसे निकलेंगी। अगर हम इसी गोले को बढ़ा दें और इस गोले को और बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या ये लाइन और ज़्यादा ऐसे चली जाएंगी ना, ऐसे ही चली जाएंगी। तो आप किसी वाले में भी देखिए, किसी वाले में भी, चाहे छोटे वाले गोले में देखिए चाहे बड़े वाले गोले में, लाइंस की संख्या क्या है, बराबर, अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी हर जगह। देख लीजिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन है, 10 सब में है, छोटे वाले में भी, बड़े वाले में, इससे बड़े वाले में। तो पहला यही है, और आकार पर भी डिपेंड नहीं करता। अगर हम कोई ऐसा शेप ले लें और यही प्लस क्यू चार्ज ले लें, तो उससे तो वैसे ही निकलेंगी ना, फ्लक्स लाइंस तो वैसे ही निकलेंगी, वैसे ही निकलेंगी। चार्ज तो सेम है, चार्ज पर डिपेंड करेगा, लेकिन शेप एंड साइज पर, सरफेस के शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पहली बात यह है, नोट करें इसे। दूसरी बात मिटा दें। तो पहली बात यह है कि शेप एंड साइज, सरफेस की शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं करता गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। दूसरा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर आवेश के स्थिति या आवेशों की संख्या पर डिपेंड नहीं करता। अर्थात अगर हमारे पास इसमें एक चार्ज है प्लस क्यू यहाँ है, तो बेटा यहाँ से भी वैसे ही फ्लक्स लाइंस निकलेंगी, जितनी निकलनी थी उतनी ही निकलेंगी। अगर यही गोला हमारा ऐसे है और ये जो चार्ज था ये यहाँ पर रख दिया गया, हाँ, इस गोले के सरफेस पर नहीं रखना है, अंदर ही रखना है। सरफेस पर रखेंगे तो मान चेंज होगा, सरफेस पर रखेंगे तो वैल्यू चेंज होगी, लेकिन सरफेस पर नहीं रखनी। हमें कहाँ रखनी है, हमें कहाँ रखनी है, सरफेस के अंदर कहीं भी स्थित हो, चाहे यहाँ एकदम किनारे स्थित हो, चाहे यहाँ इस किनारे स्थित हो, कहीं भी स्थित हो, तो फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या फिर स्थिति के कारण स्थिति का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही साथ अगर हम यहाँ आधा आवेश, हाफ चार्ज यहाँ रख दें, हाफ क्यू, और हाफ क्यू चार्ज यहाँ रख दें, तो टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू। टोटल चार्ज कितना होगा, अरे भाई आधा और आधा मिलके कितना हो जाएगा, 1। तो इस पूरे के कारण जो निकलेगा वो इसी के बराबर होगा, ठीक है। चाहे यहाँ पे हम प्लस क्यू बाई 2 प्लस क्यू बाई 4 प्लस क्यू बाई 4 कर दें, ठीक है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सबको जोड़ेंगे टोटल कितना आएगा, क्यू आएगा। अरे भाई क्यू बाई 4 कितना हो गया, ये हो जाएगा 2q बाई 4 यानी q बाई 2, और इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो q आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आवेशों की स्थिति और उनकी संख्या पर निर्भर नहीं करता। नोट कर लीजिए, ट्रेन आ रही है, इसके बाद तब चलते हैं। तो बच्चों ये तो समझ में आया कि चार्ज या आवेश की स्थिति या फिर आवेशित कणों की संख्या पर विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता। वो जो नेट निकलेगा ना, उस नेट अर्थात कुल आवेश के कारण जो फ्लक्स निकलेगा उसी पर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले की बात करते हैं। तो देखिए, अगर किसी बंद सरफेस को, बंद पृष्ठ को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें, समरूप वैद्युत क्षेत्र में रख दें, तो गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। अगर हम ऐसे वेक्टर, ये हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है E, इसमें हम एक क्यूब रख दें,
ठीक है। और हमसे पूछा जाए कि इससे परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स की बताइए, गणना करिए कितना होगा। तो आपको पता है ई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे इस पृष्ठ पे क्या होगी, इनके साथ तो कोस क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा इस पृष्ठ के ऊपर ऐसे एरिया वेक्टर, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो cos 90 इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये खत्म हो जाएगा, ये पृष्ठ, नीचे वाला पृष्ठ, उस साइड वाला, इस साइड वाला खत्म, बचेंगे सिर्फ 2 पृष्ठ और इन्हीं के कारण निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट जो आएगा वो क्या आएगा, 0। तो याद रखिए तीसरा कि किसी भी अगर बंद पृष्ठ को हम एक समान या समरूप वैद्युत क्षेत्र में रखें तो निवेशी और निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो होते हैं वो समान होते हैं, जिसके कारण नेट जो फ्लक्स होता है वो 0 होता है। तो तीसरी बात ये हो गई, ठीक है। चलिए बारी बारी से हमारी कही गई बातों को आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगले की बात करते हैं। तो बंद पृष्ठ के अंदर चौथा नंबर, बंद पृष्ठ के अंदर कोई द्विध्रुव हो तो गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। जैसे समझिए, द्विध्रुव का मतलब तो समझे होंगे, पहले चैप्टर में पढ़ा रखा है मैंने। अगर ये हमारे पास बंद पृष्ठ है और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, तो आपको पता है प्लस क्यू चार्ज क्या करता है, यहाँ से जो फ्लक्स लाइंस निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, वो बाहर की तरफ निकलती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। और जो माइनस क्यू चार्ज है इसके कारण क्या होती हैं, टुवार्ड्स द चार्ज, ये सब आवेश की तरफ आती है और दोनों की मैग्नीट्यूड क्यू क्यू दोनों इक्वल है, इसलिए जितनी फील्ड लाइंस इधर से आएंगी उतनी फील्ड लाइंस यहाँ से जाएंगी, आने वाली और जाने वाली टोटल बराबर, तो नेट जो फाई इज इक्वल्स टू होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये चौथी बात हो गई, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं, चौथा बात नोट कर लीजिए कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर एक द्विध्रुव उपस्थित हो तो कुल जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है। नोट कर लीजिए इतनी बातों को, फिर आगे की चर्चा करते हैं। आगे देखिए एक और हम 5वां नंबर जानते हैं पॉइंट। ये क्या बताता है सीमाएं में कि अगर एक हमारे पास क्यूब हो, कोई घन हो, और इस क्यूब के एकदम सेंटर में, एकदम केंद्र में कोई एक चार्ज रखा हो, तो आपको पता है कि नेट फ्लक्स, कोई भी क्लोज सरफेस होता है तो नेट फ्लक्स जो होता है फाई वो हमेशा क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बताते हैं गॉस के प्रमेय से, ठीक है। तो जो नेट फ्लक्स होगा वो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए कि किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए, सिर्फ एक से, टोटल कितने होते हैं घन में, तो टोटल पृष्ठ होते हैं 1 2 3 4 5 और ये सामने वाला एक 6। आप डाइस जानते होंगे, लूडो की जो डाइस होती है उस पर 1 से 6 तक के अंक खुदे होते हैं ना, तो वैसा ही एक क्यूब है, यहाँ पे बीच में एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण कितना फ्लक्स होगा, सिर्फ एक पृष्ठ से। अगर हम इस पृष्ठ की बात करें तो देखिए टोटल पृष्ठ 6 हैं, तो एक पृष्ठ से निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे, तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब इसी बात पे क्वेश्चन कराते हैं। हमको दे रखा है एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, जिसकी एक साइड एक ही है और स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल, और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री। दिख नहीं रहा स्क्वायर जैसा, लेकिन ये स्क्वायर है, अर्थात 3D इसको बनाना है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। इसके सेंटर पॉइंट से, मध्य बिंदु से, इसके सेंटर पॉइंट से हम a/2 डिस्टेंस पे, अर्थात हाफ डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट चार्ज लेते हैं जो कि है प्लस क्यू। अब हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो गॉस के थ्योरम का यूज करके हम आसानी से बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग नहीं काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे गॉस के थ्योरम में क्या था, वो क्लोज्ड सरफेस के लिए बात किया गया था और यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है,
अर्थात एक समतल है। तो क्या करें, तो हम इसको हम बनाते हैं एक क्लोज सरफेस जैसा। जस्ट इमेजिन कि यह एक क्लोज सरफेस जैसा है, एक बंद पृष्ठ जैसा है, कुछ बॉक्स जैसा, कुछ इस प्रकार से बॉक्स जैसे। तो अगर यहाँ से हाफ इसके सेंटर से, इस जो प्लेन था हमारा उसके सेंटर से हाफ डिस्टेंस पे था, ये मान लीजिए प्लेन था, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे था यहाँ पे एक चार्ज प्लस q। तो अगर a/2 यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक भी a/2 होगा, ये पूरा a/2 और a/2 कितना हो जाएगा टोटल a। तो एकदम सेंटर में चार्ज है, चार्ज कहाँ पड़ेगा, एकदम सेंटर में। तो अब तो दिख रहा है ना क्यूब जैसा, और क्यूब से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होता है, q/ε0 ये होता है। तो हमको सिर्फ एक फेज से निकालना है, तो क्या हो जाएगा, q/6ε0। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ हमको इमेजिन कल्पना करनी है कि वह एक क्यूब के जैसा है। अगर वो स्क्वायर दिया है तब, अगर स्क्वायर दिया है तब क्यूब के जैसा वो बन जाएगा। अगर वहीं पे रेक्टेंगल दिया होता अर्थात आयत दिया होता तब हम ये सवाल गलत हो जाता हमारा। लेकिन अगर वर्ग दिया है तो हम उसको क्यूब के जैसा मानेंगे। टोटल क्यूब से q/ε0 होता है, तो एक फेज से निकलने वाला कितना हो जाएगा, q/6ε0, ये 5 की वैल्यू हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए उसी बेस पर ये भी है और थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, डिफिकल्ट कह सकते हैं लेकिन बहुत आसान है, समझ में आएगा, अच्छे से कर लेंगे। हमको एक चार्ज दे रखा है +q, जो इस घन के एकदम कॉर्नर पे है। ये सामने वाला एक डब्बा है हमारे पास, और उस डब्बे के इस सामने वाले कोने पर क्या पड़ा है, एक +q चार्ज। हमसे पूछ रहा है कि इस घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए कितना होगा। हमसे ये कह रहा है कि कितना होगा, कैसे बताएंगे। तो बच्चों ये तो जानते हैं, क्लोज सरफेस से अंदर अगर यही चार्ज रखा होता तो q/ε0 बात खत्म, अंदर रखा हो तो q/ε0 बात खत्म। लेकिन यहाँ अंदर नहीं रखा है, बहुत सारी फील्ड लाइंस इधर जा रही होंगी यहाँ से ऐसे, ठीक है, और हर डायरेक्शन में इक्वल जा रही होंगी, बराबर बराबर। तो अब बात आ गई, बाहर भी तो कुछ जा रही है, अंदर आ रही है तो बाहर भी जा रही है। अब ये रखा कहाँ है, कोने पे। तो हम कल्पना कर लेंगे कि एक और क्यूब, देखिए इस क्यू चार्ज को थोड़ा सा इसको मिटा के फिर से साफ बनाते हैं। ठीक है, इस कोने पे रखा है +q चार्ज। तो हम एक घन और चिपका लेते हैं इसके साथ, एक घन और चिपका सकते हैं, ऐसे आसानी से चिपका सकते हैं। 2 घन हो गए। अब देखिए इधर से ढक गया लेकिन ऊपर से नहीं ढका है, ये इधर से तो ढक गया, अंदर आ गया, लेकिन ऊपर नहीं ढका है। ऊपर अभी भी इसका सरफेस क्या है, खुला हुआ। अंदर का सरफेस तो पैक्ड हो गया, देखिए अंदर का पैक हो गया, लेकिन ऊपर का नहीं पैक हुआ। ऊपर पैक करने के लिए एक और क्यूब हम रख देंगे इसके ऊपर। बहुत आसान है, फिगर समझिए, इमेजिन करिए, कल्पना करिए खाली। एक और क्यूब हमने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, और एक और क्यूब इधर से भी रख दिया, एक और क्यूब हमने इधर से भी रख दिया। अब यह जो चार्ज है ये चारों तरफ से पैक हो गया, 3D में पैक हो गया। और जब 3D में पैक हो गया तो बताइए नेट फ्लक्स कितना होता है बच्चों। एक चीज और, हाँ सॉरी, अभी थोड़ा सा और भी है। ये कहाँ रखा है, सामने रखा है ना, तो ऊपर से भी पैक हो गया, नीचे से भी पैक हो गया, पीछे से भी पैक हो गया, लेकिन आगे से पैक्ड नहीं है। आगे से पैक करने के लिए अगर हमने 4 पीछे लगाए तो 4 आगे भी लगाने पड़ेंगे, यानी 4 बॉक्सेस, 4 क्यूब आगे भी होंगे, यानी टोटल क्यूब बक्से कितने हो जाएंगे, 8 बॉक्सेस हो जाएंगे। तो जब यहाँ सामने जब रखेंगे इसके, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो टोटल कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, 8। और नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर 8 से गुजरने वाला q/8
एप्सिलॉन नॉट, जो सबसे होके गुजरेगा यहाँ से चारों दिशाओं में निकलेगा, ऐसे हर दिशा में निकलेगा, वो कितना होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर सिर्फ हमको एक बॉक्स से निकालना है तो कितने बक्से हैं टोटल बच्चों, 8, तो यहाँ 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा 5 = क्यू बटे एप्सिलॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? बॉक्स के कॉन्सेप्ट को समझिए। एक बॉक्स था, उसके कोने पे रखा था, उस आवेश को, उस कोने को हमको ढकना है चारों तरफ से, तो उसी आकार के 4 हमने क्या किए, लगा दिए। वो कोना ढक गया चारों तरफ से, नहीं अभी सिर्फ पीछे से ढका है, आगे से नहीं। फिर 4 इधर से भी लगा दिया, ढक गया पूरी तरह से। अब पूरी तरह ढक गया, टोटल बॉक्सेस कितने, 1 2 3 4 और 4 सामने, 8 हो गए। 8 बॉक्सेस हो गए, 8 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 का निकल जाएगा। अरे भाई 1/8 ही तो होगा, ये 1/8वां हिस्सा होगा, तो टोटल से निकलने वाला क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो 1/8 से निकलने वाला क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। बात करता हूँ, नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता दीजिए, नहीं आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको पता है 9506514448 पर जो भी कंफ्यूजन हो आप हमसे पूछ लीजिए, जरूर पूछ लीजिए, ठीक है। और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, चाहे किसी भी चैनल पे आपको कोई वीडियो मिले, अगर वो समझ में आता है तो आप उसको देखिए, जरूर नहीं कि हमारा ही देखिए, ठीक है। लेकिन ना समझ में तो पूछ जरूर लीजिए बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस जो हम गॉस के थ्योरम पर आधारित कर रहे थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा, एक उन्हीं सीमाओं में से एक चीज पर, एक कंडीशन पर डिपेंड करेगा ये। हमारे पास एक कैप्सूल है और वो कैप्सूल यहाँ से पूरी तरह से ढका हुआ है और यहाँ से तो कैप्ड है ही। ये कह रहा है ये कैप्सूल जो है ये रखा गया है किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जो कितना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो तो बच्चों ये कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है कैप्सूल जैसा कुछ शेप, और हमसे कह रहा है कि बताइए कि जो वक्रीय पृष्ठ है, इसमें 2 पृष्ठ होंगे, ये एक ऐसा पृष्ठ होगा, ये एक समतल पृष्ठ होगा, ठीक है, और ये सब कैसा होगा, कर्व्ड होगा, वक्रीय बेलन के जैसे होगा, ऊपर एक गोले के जैसा होगा, सेमीस्फेयर जैसा। ये पृष्ठ हम मान लेते हैं S1 है और ये पृष्ठ जो है वक्री वाला S2 है। तो हमसे पूछ रहा है इसी S2 वाले पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान बताना है। तो बच्चों ये सब जो पृष्ठ होंगे ये क्या होंगे, ये सब के सब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यूनिफॉर्मली होंगे, तो यहाँ से तो कोई फ्लक्स गुजरेगा नहीं, गुजरेगा सिर्फ इस वक्रीय पृष्ठ अर्थात इस गोले नुमा पृष्ठ से ही गुजरेगा। तो हमको वही ज्ञात करना है कि कितना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चों मैंने अभी आपको एक बताया था नियम कि अगर निवेशी फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स दोनों बराबर हैं, कब होंगे, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई भी क्लोज सरफेस रखा जाएगा, बंद पृष्ठ रखा जाएगा तब। तो निवेशी और निर्गत जब बराबर होंगे तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, तो नेट फ्लक्स 0 आएगा। हमको पता है नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू 90 लिखा है, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू 0, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू 0, ये हमको पता है क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी गई है। तो अगर यहाँ पे हम एरिया वेक्टर की बात करें तो ये इस डायरेक्शन में आएगा और इस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर हम फाई की बात करें तो फाई इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, तो ये होगा S1 के कारण वेक्टर E डॉट वेक्टर डी ए प्लस उसके कारण कितना होगा, तो उसके कारण होगा बच्चों वेक्टर ई डॉट वेक्टर इसका भी डी ए, इसका एरिया, दोनों का एरिया, ये किसके कारण, S1 के कारण, ये किसके, S2 के।
तो S2 से गुजरने वाला और S1 से गुजरने वाला ये दोनों हो गया। S1 से कितना गुजर रहा है, S2 से कितना। यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, यानी 180 का डायरेक्शन बना, तो हो जाएगा ये S1 के लिए E DA cos 180 -1 इसकी वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा, और इसको भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा S2 के कारण वेक्टर E डॉट DA। ये देखिए cos 100, और ये नेट फ्लक्स कितना होता है बच्चों, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0 भी तो होगा, तो यहाँ पे हमको फाई की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है, इसको रख लीजिए 0। अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी -E, और ये एक सर्कुलर फेस है ना, सर्कुलर फेस का मतलब इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, πr²। तो DA का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो πr² हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा S2 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E डॉट वेक्टर DA इज इक्वल टू 0। इस पूरे को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा S2 के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट DA बराबर कितना, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो E πr²। यही हमारा आंसर है। मतलब क्या कि S2 वाले पृष्ठ से, इस गोलीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो इतना फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी साउंड प्रॉब्लम होगी। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं सतत आवेश वितरण का, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छे से नोट कर लिया ना। देखिए अब हम गॉस के थ्योरम में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने उनकी सीमाओं पर कुछ क्वेश्चन किए अच्छे। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है किसी पॉइंट पर, उन सब की चर्चा होगी शायद नेक्स्ट वीडियो में। आज हम सतत आवेश वितरण को जानते हैं कि ये सतत आवेश वितरण क्या है। सतत माने लगातार, कंटिन्यूअस, एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। अर्थात मतलब ये कह लें कि इसकी परिभाषा सतत आवेश वितरण की क्या होगी, तो कहा जाता है कि यदि आवेश समान रूप से इस प्रकार से फैल जाए, मान लीजिए कोई एक हमारे पास पृष्ठ है, सरफेस है, और इस सरफेस में कोई चार्ज है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस प्लस ही, माइनस है तो माइनस माइनस ही। इस प्रकार से बढ़ जाए, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो जाए कि प्रत्येक इसके कारण इसके ऊपर, इसके कारण इसके ऊपर, इसके कारण इसके ऊपर, सबके ऊपर आपस में प्रतिकर्षण, क्योंकि ये अट्रैक्शन तो करेंगे नहीं, आकर्षण करेंगे नहीं, प्रतिकर्षण ही होगा। तो प्रतिकर्षण अगर समान हो जाता है तो इस प्रकार के आवेश के वितरण को हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। फिर से समझिए कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, जब आवेश एक समान रूप से ऐसे फैल जाए कि हर एक आवेश के बीच में जो प्रतिकर्षण है वो क्या हो जाए, एक बराबर हो जाए, समान हो जाए, तो इसे हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है, अब ये सतत आवेश वितरण जो होता है, इसमें आवेश जो होते हैं काफी पास पास स्थित होते हैं। हालांकि हमको आवेश तो दिखाई देते नहीं, लेकिन ये काफी पास पास स्थित होते हैं। ठीक है, जितनी भी कैलकुलेशन होंगी सब उन्हीं के ऊपर होंगी कि आवेश बहुत ही ज्यादा पास पास है। ठीक है, अब आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर नोट कर लीजिएगा बस, सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं, जब किसी पृष्ठ पर आवेश इस प्रकार से एक समान रूप से इस प्रकार से वितरित हो जाए कि प्रत्येक आवेश के बीच का प्रतिकर्षण समान हो, तो इसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। आकृति के आधार पर सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला रेखीय आवेश वितरण, जिसमें हम एक नई क्वांटिटी सीखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व, ये हम इसमें सीखेंगे। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई एक रॉड है,
एक आयरन की रॉड है या किसी भी चीज़ की रॉड है और इस पर एक समान रूप से प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कुछ भी क्या है बंटे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इसका हुआ है या एक समान रूप से फैले हुए हैं, तो इस प्रकार के आवेश के वितरण को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, समान रूप से फैले होंगे उस पूरी रेखा में, उस पूरे रॉड पर, उसे हम क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश घनत्व तो क्या कहलाता है, एक नई क्वांटिटी का जन्म होता है यहाँ से कि भाई अगर यह थोड़ी सी लंबाई का है या फिर 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा है, तो इस पर आवेश का घनत्व तो कितना होगा, यानी 1 मीटर में कितने आवेश होंगे, यही बात तो कहता है घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व कहता है कि एकांक लंबाई में जितने भी आवेश उपस्थित हैं उसे हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। यानी एक कोई लेंथ है यल लंबाई में टोटल जो चार्ज उपस्थित है उसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा, अर्थात रेखीय आवेश घनत्व। स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करिए, बेहतर रहेगा। लैम्डा इज इक्वल्स टू स्मॉल क्यू अपॉन यल। ठीक है, यानी अगर यह क्या है Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn कितने भी हों, तो टोटल अगर इसको हम निकालें, समेशन करें तो कितना आएगा, Q के बराबर सबको ऐड करें तो नेट जो आवेश होगा, ठीक है, पूरे रॉड पर और जो लंबाई होगी इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि एकांक लंबाई, अगर इसका मान हम कितना रख दें, l बराबर 1, एकांक लंबाई तो कितना आ जाएगा, l बराबर 1 रखने पे लैम्डा बराबर क्यू, तो एकांक लंबाई के ऊपर या एकांक लंबाई के तार के ऊपर या चालक के ऊपर वितरित कुल आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बात समझ आई? तो फॉर्मूला क्या बनता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। नोट कर लीजिए इतना, रेखीय आवेश घनत्व। इसके बाद इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि कैसे रेखीय आवेश वितरण द्वारा हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं रेखीय आवेश वितरण के कारण। तो रेखीय आवेश वितरण के कारण हम गणना करेंगे विद्युत क्षेत्र की। तो मान लीजिए कि कोई एक चालक तार है जिस पर प्लस चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, प्लस चार्ज पूरा फैला हुआ है। इसकी जो नेट लंबाई है टोटल वो कितनी है, कैपिटल यल। टोटल लंबाई कितनी है, कैपिटल यल है। अब इस पर जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज कितना है बच्चों, तो नेट चार्ज है Q। नेट चार्ज कितना है, Q। अगर हम इस छोटे से भाग की चार्ज की बात करें, अर्थात इस छोटे से dl लेंथ में अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज कितना है, dq है। dl लेंथ में चार्ज dq है। ठीक है, dl लेंथ में चार्ज कितना है, dq है। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र इस dq के कारण अल्पांश dq के कारण वैद्युत या r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, तो DE बराबर निकालेंगे चूंकि अल्पांश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत कम होगा। तो DE इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर होता है, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, DQ, तो DQ अपॉन R स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है बच्चों, चूंकि लैम्डा बराबर Q अपॉन L होता है। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, DL लेंथ की, और चार्ज कितना है, DQ है। तो यहां से अगर हम निकालें DQ बराबर तो कितना मिलेगा हमको, लैम्डा DL, यही वैल्यू उठा के यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा DE बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब हमने बात की इस छोटे से चार्ज के कारण, अल्पांश के कारण, डी क्यू के कारण। अब हमको अगर इस पूरे रॉड के, इस पूरे एल लेंथ के कारण निकालना हो तब कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी संपूर्ण आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब बचेगा अंदर क्या, एल लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, एल लिख लीजिए, टोटल के लिए निकाल रहे हैं, तो लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हमारा संपूर्ण के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है उसके अनुसार ये टोटल लेंथ निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू डी क्यू बटे डी एल, नेट आवेश क्यू हो जाएगा, क्यू बटे एल लिख सकते हैं, देख लीजिए। डी एल डी एल डी एल डी एल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, डी एल डी एल डी एल डी एल सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा पूरा लंबाई इसकी कैपिटल एल हो जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, तो लैम्डा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन क्यू अपॉन एल, तो ये टोटल क्यू अपॉन एल हो जाएगा, एल से एल खत्म, क्यू बचेगा और नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना, वही वाला फार्मूला आएगा, ठीक है। लेकिन हमको यहीं तक का मतलब था, यहाँ तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं, ले लीजिए। चलो बच्चों हम बात करते हैं पृष्ठीय दूसरे वाले की, पृष्ठीय आवेश वितरण। मतलब क्या है कि किसी सरफेस पर किस प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो बच्चों अगर वो कोई सरफेस है, कोई तल है, समतल है, तो आपको पता है उसका एरिया लेना पड़ेगा, उसमें तल आएगा ना, लंबाई तो होगी नहीं, अब लंबाई चौड़ाई दोनों होगी ना, अकेले नहीं होगा लंबाई बस। अब ऐसा है कोई तल, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस प्लस, लेंथ में भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे और इसके ब्रेड्थ में भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसलिए यहाँ पे एरिया आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहते हैं, तो जब किसी एक क्षेत्र पर या एक क्षेत्रफल पर आवेश एक समान रूप से वितरित कर दिया, जिससे उनके बीच का आकर्षण प्रतिकर्षण जो भी प्रतिकर्षण बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। और इसमें एक नई क्वांटिटी आती है जिसका नाम है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो इसके कारण अगर हमको किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसको अगर हम मान लें कि ये हमारा डी ए एरिया है और ये चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज है, ठीक है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हो जाएगा डी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये डी क्यू क्या होता है बच्चों, सॉरी, सिग्मा किसके बराबर होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो डी क्यू सिग्मा होता है, ये होता है नेट क्यू, अर्थात कुल आवेश और कुल क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर। अर्थात अगर हम क्षेत्रफल का मान 1 रखें, एकांक क्षेत्रफल पे उपस्थित कुल आवेश उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। यहाँ पे 1 रख देंगे तो क्यू का मान, ए का मान 1 हो जाएगा, तो क्यू आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू। और अर्थात अगर एकांक क्षेत्रफल अर्थात 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा कोई क्षेत्रफल है, तो जितना आवेश उस पर होगा उस आवेश को हम क्या कहेंगे,
पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम dq की बात करें, अगर ये dq हो तो ये dA होगा। भाई ये छोटा सा अगर हमने ले लिया तो आवेश कितना हो जाएगा dq, और छोटा सा ले लिया तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा dA। तो यहाँ से अगर इसको इधर भेज दें तो dq बराबर कितना निकल जाएगा, सिग्मा dA, सिग्मा dA। इसी चीज़ को यहाँ पे रख दीजिए तो हो जाएगा dE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा dA अपॉन आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला याद रखिएगा, Q अपॉन A। तो ये निकल गया। कुल पृष्ठ के कारण, कुल पृष्ठ के कारण वैद्युत या विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो डी था वो ई हो जाएगा 1/4 पाई, इंटीग्रेट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे पूरा एरिया, अगर हम मान लें इसका ए है तो यहाँ लिख देंगे टोटल ए के लिए किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर को, यही हमारा हो जाएगा। यहाँ से भी अगर देखिए टोटल एरिया लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए, टोटल एरिया ए हो जाएगा। सिग्मा का मान कितना होता है, क्यू बाई ए से ए खत्म, क्यू बटे ए स्क्वायर, वही चीज़ आएगी, बार बार वही चीज़ आएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। समझ में आया पृष्ठीय आवेश वितरण कैसे निकाला गया। पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, तो पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे निकल जाता है। यहाँ डी ए का मान टोटल जब इंटीग्रेट करेंगे तो ए आएगा, सिग्मा की वैल्यू क्यू बटे ए आएगी, ए से ए कट जाएगा और बचेगा हमारा क्यू बटे आर स्क्वायर, जो हमारा विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। चलिए अगले की बात करते हैं। तो अगला है हमारा आयतन आवेश वितरण। क्या है, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण कैसे होता है, तो सेम वही प्रोसेस है। अगर हमारे पास कोई एक क्यूब है या फिर कोई एक स्फीयर है, या फिर हमारे पास कोई एक स्फीयर गोला है, तो गोले पर प्लस 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 ऐसे चार्ज हर जगह क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस 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 हर जगह समान समान चार्ज है। यहाँ भी हर एक पृष्ठ पर क्या है, समान चार्ज बटा हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जब 3D हो जाए। देखिए ये कैसा है 3D, वो कैसा था इसके पहले वाला पृष्ठीय वाला 2D, ठीक है, और रेखीय वाला 1D। तो तीनों यही हैं, पृष्ठीय में 2D हो जाता है और आयतन में 3D हो जाता है। ठीक है, मिटा दें। तो इसमें भी एक नई क्वांटिटी आएगी बच्चों। इसमें की नई क्वांटिटी का नाम है आयतन आवेश घनत्व, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। तो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर कितना होता है, तो एकांक आयतन में, आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, भी से। एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश को हम क्या कहते हैं, आवेश, आयतन आवेश घनत्व। अब इसके कारण निकालना हो आयतन आवेश घनत्व के कारण, तो मान लीजिए गोला है हमारे पास और यहाँ पे बहुत सारे चार्ज वितरित हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे चार्ज वितरित हुए हैं। थोड़ा सा हिस्सा हम अगर काट लें, थोड़ा सा यहाँ पे हम डी भी काट लेते हैं आयतन, और यहाँ पे जो चार्ज है डी भी आयतन में वो कितना है, डी क्यू चार्ज है, डी भी आयतन में डी क्यू चार्ज है। तब डी ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितने डिस्टेंस पर निकालना है, यहाँ से किसी आर डिस्टेंस पे मान लीजिए निकालना है, आर डिस्टेंस पे कोई बिंदु पे वहाँ निकालना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो फार्मूला होता ही है। अब हम यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहाँ अगर हम डी लगा दें, यहाँ भी डी लगा दें, तो डी क्यू बराबर रो डी भी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा डी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी रो डी भी। कहाँ से रो डी भी हुआ, पता हुआ ना, रो डी भी कहाँ से हुआ। अगर यहाँ पे हम
सूक्ष्म आयतन सूक्ष्म आवेश लेते हैं तो इसको इधर भेजेंगे तो dv इधर चला जाएगा, रो dv आ जाएगा dq बराबर रो डी, हालांकि ये फॉर्मूला में इसलिए मिटा दे रहा हूँ, तो रो dv अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हमको कुल आयतन के कारण निकालना है, कुल आयतन के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो कुल आयतन के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर, और ये हम टोटल आयतन के लिए निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आयतन आवेश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज के क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस के नियमों के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे जिसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बहुत सारे पृष्ठों पर। ठीक है, तो वो चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, इतनी पढ़ाई करते रहिए जितना पढ़ाया जा रहा है, और जितना भी सिलेबस आपको कवर कराया जा रहा है वो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि जब नए स्कूल खुलेंगे, जब आपका जुलाई से सत्र, फिर शायद में भी भगवान करे कि जुलाई सत्र शुरू हो जाए, कोरोना का ये काल समाप्त हो जल्दी से, अगर वह शुरू होता है जुलाई से, तो आपका प्रीवियस जो अप्रैल मई 2 महीने की जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। एग्ज़ाम आपके फरवरी में ही होंगे, फरवरी मार्च में। तो इसलिए अभी से अपनी तैयारी बना के रखें, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको कंठस्थ करें, उसको प्रैक्टिस करें। और एक चीज़ जान लो बच्चों, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। एक काम किया करो, याद करने का एक फॉर्मूला सुन लो। कैसे याद होगा कोई भी चीज़? कहते हैं फिजिक्स नहीं याद होता, हमारे पास शिकायत आती है अक्सर, फिजिक्स नहीं याद होता, केमिस्ट्री नहीं याद होती। देखो, केमिस्ट्री नहीं याद होती ये तो बात समझ में आती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें हमको लर्न करनी रट्टा मारनी पड़ती हैं। यहाँ पे रट्टा मारने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आप कंसेप्ट समझ रहे हैं उस कंसेप्ट को आप कॉपी पे नोट करिए, एक बार उसको पढ़िए, नोट करिए, और फिर आप समझ लीजिए कि मुझे किसी को समझाना है, मुझे किसी को समझाना है, और आप उसी भाषा में कॉपी पे एक बार फिर से अपने शब्दों में किसी दूसरे छोटे से बच्चे को अगर समझाना हो, आप कैसे समझाएंगे? अपने शब्दों में लिख दीजिए, वही फिजिक्स है, वहीं आपको याद हो जाएगा। अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, बिल्कुल याद होगा, गारंटी। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे, जो हम लिखें वही शब्द लिखें, नहीं लिख पाएंगे। आप दूसरे को समझाने का प्रयास करिए कि हम कैसे समझाते हैं, अपने शब्दों में, वही फिजिक्स आपको समझ में आ जाएगी। ये काम जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए, गॉस के थ्योरम में अच्छी अप्रोच है, बढ़िया अप्रोच है कि किसी भी बंद पृष्ठ से अगर कोई यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, वही तो सारे का जो सम होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये फील है, समझ लीजिए कि अगर कोई चार्ज अंदर है तो उस चार्ज पर ही डिपेंड करेगा ये फ्लक्स। जितना हैवी चार्ज होगा फ्लक्स लाइंस उतनी ज़्यादा होंगी, जितना चार्ज कम होगा फील्ड लाइंस कम होंगी, फ्लक्स उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप सभी लोग घर पे समय का सदुपयोग करें। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।